नमस्कार छात्रों। सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय राजसमंद, विषय इतिहास, BA द्वितीय वर्ष में अपन अध्याय 2 18वीं शताब्दी की मध्य भारत की स्थिति का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले अपन राजनीतिक स्थिति यानी 18वीं शताब्दी के मध्य भारत की राजनीतिक कंडीशन क्या थी, उनमें कौन कौन केंद्रीय शक्ति का क्या हाल था, केंद्रीय शक्ति का विघटन के साथ ही प्रांतीय शक्तियाँ का उदय कैसे हुआ, उनका अध्ययन करेंगे। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही भारतीय इतिहास का एक युग समाप्त हो गया। औरंगजेब के शासनकाल तक मुगलों की केंद्रीय सत्ता मजबूत थी, यानी कि बाबर से लेकर औरंगजेब तक की मुगलों की जो केंद्रीय सत्ता थी वो मजबूत थी। इस समय में कई यूरोपीय कंपनियां भी आई थी, जैसे अंग्रेज, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। उनको भी कोई विशेष व्यापारिक शक्तियाँ या व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करने में कोई विशेष मजबूती नहीं मिली थी, क्योंकि भारत के अंदर केंद्रीय सत्ता मजबूत थी। अतः सार्वभौम सत्ता के शक्तिशाली रहते किसी भी क्षेत्रीय शक्ति या प्रांतीय सूबेदार ने पृथक रियासत स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। किंतु 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों की सार्वभौम सत्ता पतन की ओर अग्रसर होने लगी। यद्यपि नाम के लिए मुगलों का अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर 1858 ईस्वी तक सम्राट बना रहा, यानी कि 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर मुगलों का अंतिम भारत में बादशाह था। लेकिन मुगलों की वास्तविक सत्ता इसके 50 वर्ष पहले ही समाप्त हो चुकी थी। शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता के अभाव में विभिन्न प्रांतों के सूबेदार केंद्रीय सत्ता के नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करने लगे। दूसरी ओर औरंगजेब के पश्चात उनके वंशजों में कोई भी मुगल बादशाह अधिक समय तक राज्य नहीं कर पाया। यह इसी तथ्य से प्रमाणित होता है कि औरंगजेब के पश्चात 50 वर्षों में एक के बाद एक 8 बादशाहों ने राज्य किया। इसका सबसे प्रमुख कारण मानते हैं कि मुगलों में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम न होने के कारण हत्या, अमीरों के षड्यंत्र और शक्ति के बल पर मुगल राज सिंहासन पर अधिकार किया जाने लगा। प्रत्येक मुगल बादशाह की मृत्यु होने पर उसके पुत्रों में उत्तराधिकार का संघर्ष आरंभ हो जाता था, क्योंकि उनमें कोई एक निश्चित नियम नहीं था जिसके आधार पर यह तय किया जाए कि अगला बादशाह कौन होगा। इस संघर्ष में जो भी शाहजादा यानी कि बादशाह का पुत्र विजय होता था, वह मुगल तख्त पर आसीन हो जाता था। औरंगजेब ने भी इसी मार्ग पर चलकर अपने भाइयों को मारकर साम्राज्य पर अधिकार किया था। यानी औरंगजेब ने भी उत्तराधिकार का युद्ध जो अपने भाइयों के मध्य उसने लड़ा था, शाहजहाँ को कैद करके उसने मुगल सत्ता हथियाई थी अपने भाइयों को मारकर। उसके पुत्रों ने भी इसी मार्ग का अनुसरण किया। उसके सबसे बड़े पुत्र मोहम्मद मुआज़म ने अपने भाइयों को परास्त कर बहादुर शाह प्रथम के नाम से साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब के बाद भारत का मुगल बादशाह बना, जो 1707 से 1712 ईस्वी तक शासन किया। बहादुर शाह के पश्चात उसके मृत्यु के पश्चात उसके 4 पुत्रों जानदार शाह, अजीम उस शान, रफ़ी उस शान और जहान शाह में उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। इस उत्तराधिकार के प्रश्न को हल करने में उसके पुत्रों ने बहुत ही निर्लजतापूर्ण कार्य किया और ईरानी दल के नेता एक जुल्फ़िकार खां, जिसने बाद में हैदराबाद रियासत की स्थापना की है, की सहायता से जहानदार शाह ने अपना राज्य स्थापित किया था। इस संघर्ष में ईरानी अमीर दल के नेता जुल्फ़िकार खां की सहायता से जहानदार शाह बादशाह बनने में सफल हुआ। ये जहानदार शाह 1712 से 1713 ईस्वी तक मुगल बादशाह रहा। इसने ईरानी जो गुट था मुगल शासन काल के अंदर, उनमें उनका नेता जुल्फ़िकार खां था, उसकी सहायता से जहानदार शाह मुगल बादशाह बना था। सम्राट ने जुल्फ़िकार खां को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। 10 माह के भीतर ही जहानदार शाह को 10 माह से अधिक समय तक भी राज्य नहीं कर पाया। इसी बीच अमीरों के दूसरे गुट ने, जिसका नेतृत्व सैयद भाई कर रहे थे, अजीम उस शान के पुत्र फर्रुखसियार को मुगल बादशाह बनाया। अब ये 2 सैयद भाई 1713 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक मुगल दरबार में सैयद बंधु यानी कि 2 भाई है, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली,
ये सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है। ये दोनों सबसे शक्तिशाली थे। ये लोग हिंदुस्तानी दल के नेता थे, यानी ईरानी दल का नेता जुल्फ़िकार खां और हिंदुस्तानी दल का नेता ये सैयद बंधु, जिनमें अब्दुल्ला खां और हुसैन अली सबसे शक्तिशाली थे। प्राय ये मुग़ल विरोधी अर्ध राष्ट्र हितों का नेतृत्व करते थे। इन्होंने जानदार शाह को मुग़ल सिंहासन से हटाकर फर्रुखसियार को मुग़ल बादशाह बनाया। फर्रुखसियार 1713 से 1719 ईस्वी तक मुग़ल बादशाह रहा। फर्रुखसियार और सैयद भाइयों में सत्ता के लिए खुलकर संघर्ष हुआ। फर्रुखसियार ने षड्यंत्र करके सैयद भाइयों यानी कि अब्दुल्ला खां और हुसैन अली से मुक्त होने का बहुत प्रयास किया था, परंतु सैयद भाइयों ने मराठों के सहयोग से फर्रुखसियार को मार डाला। यानी कि दोनों भाई थे, उन्होंने मराठों का सहयोग लिया और उनको कुछ धन वगैरह का लालच देके मराठों को दिल्ली पर आक्रमण करवाया और फर्रुखसियार को मार डाला। इसके बाद सम्राट निर्माता यानी कि सैयद बंधु भारतीय इतिहास में सम्राट निर्माता के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने 1719 में एक वर्ष में 3 बादशाह बनाए, रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दौला और मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। इनमें मोहम्मद शाह 1719 से 1750 ईस्वी तक राज्य करता रहा। मोहम्मद शाह के पश्चात अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 ईस्वी तक शासन किया। ये इतने निर्बल थे कि वे अपने पतन को नहीं रोक सके। उत्तर पश्चिम की ओर अहमद शाह अब्दाली का बार बार भारत पर आक्रमण होता रहा और वह अधिकाधिक उद्दंड होता चला गया। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी तक मुग़ल बादशाह बना। उसके उत्तराधिकारी केवल नाम मात्र के सम्राट थे, अपने अमीरों, मराठों तथा अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली थे। 1803 में अंग्रेज़ों ने दिल्ली जीत ली। अंग्रेज़ों ने मुग़ल साम्राज्य का ढोंग 1858 तक बनाए रखा, जब अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को रंगून में निर्वासित नहीं कर दिया गया। यानी कि 1857 की क्रांति के बाद अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र था, उसको रंगून में निर्वासित कर दिया गया। यानी कि 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत में राजनीतिक शून्यता उत्पन्न हो गई, यानी कि पूरी केंद्रीय सत्ता छिन्न भिन्न हो गई थी। प्रांतीय शक्तियाँ अपने नए नए राज्य स्थापित, जैसे हैदराबाद केंद्र निज़ामों ने नया राज्य स्थापित किया, महाराष्ट्र में मराठों ने, पंजाब में सिखों ने, राजस्थान में राजपूतों ने, उसी तरह बंगाल में बहमनी, अहमदनगर, इन सभी अलग अलग क्षेत्रीय शक्तियाँ उत्पन्न होने लगी। इनमें सबसे प्रमुख रही थी मराठा शक्ति। 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत में राजनीतिक शून्यता उत्पन्न हो गई। मराठा शक्ति ने इस शून्यता को भरने का प्रयास किया था। मराठाओं में विशेष देखा जाता है तो पेशवा बाजीराव प्रथम, उसने भारत के अंदर मराठा शक्ति को केंद्रीय शक्ति बनाने का बहुत प्रयास किया। उसके बाद के मराठाओं ने भी भारत में राजनीतिक शून्यता को भरने का प्रयास किया तथा उत्तरी भारत में अपनी शक्ति का विस्तार किया। लेकिन इस बीच अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब, सिंध तथा भारत के अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों पर अधिकार करना आरंभ कर दिया। अतः उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए मराठों को अहमद शाह अब्दाली से युद्ध करना पड़ा। परिणाम स्वरूप मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच इतिहास प्रसिद्ध पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी हुआ, जिसमें मराठों की निर्णायक पराजय हुई। इस युद्ध के बाद मराठों की जो राजनीतिक स्थिति उत्तरी भारत में स्थापित होने वाली थी वो पूर्णतः समाप्त हो गई। केवल मराठा महाराष्ट्र तक ही सीमित रह गए। इस युद्ध में बहुत सारे मराठा मौत के घाट उतार दिए गए और अहमद शाह अब्दाली लूटपाट करता रहा और फिर वहाँ से भारत से चला गया, जिसमें मराठा अहमद शाह अब्दाली से संघर्षरत थे। दक्षिण भारत में तथा पूर्वी भारत में यूरोपीय शक्तियाँ देश की अव्यवस्था का लाभ उठाने को तत्पर थी। देश में फैली अव्यवस्था के कारण भारतीय राज्यों के शासकों ने भी व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। अनेक महत्वाकांक्षी सामंत एवं सूबेदारों ने अर्ध स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करना आरंभ कर दिया। यह लोग दिल्ली के बादशाह के प्रति नाम मात्र की निष्ठा
रखते थे। यानी कि निज़ाम ने हैदराबाद में नया राज्य स्थापित कर लिया, सिखों ने पंजाब में कर लिया, राजपूतों ने राजस्थान में 19 रियासतें जो पहले से छोटी मोटी चल रही थी वो अलग लगभग 8 स्वतंत्र सी हो गई। महाराष्ट्र के अंदर मराठों ने कर लिया। इस तरह ये सब दिल्ली के बादशाह के प्रति नाम मात्र की निष्ठा रखते हुए एक स्वतंत्र शासक के रूप में रहने लगे। धन्यवाद।